ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत ढाका से 168 भारतीय विद्यार्थियों का पहला दल श्रीनगर पहुंचा। आईएनएस जलाश्व लगभग 750 भारतीयों को लेकर मालदीव से कोच्चि के लिए रवाना। कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर 29.36% हुई। सीबीएसई लॉकडाउन के कारण स्थगित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच करवाएगा। और भारत और एआईआईबी ने $50 करोड़ की कोविड-19 आपात कार्रवाई और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना पर हस्ताक्षर किए। अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 168 भारतीय विद्यार्थियों को लेकर एयर इंडिया का विमान श्रीनगर पहुंचा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस कार्य में सहयोग के लिए एयर इंडिया, नागर विमानन मंत्रालय, आप्रवास ब्यूरो और जम्मू कश्मीर सरकार को धन्यवाद दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास और उनकी टीम के प्रयासों की प्रशंसा की है। सऊदी अरब से भारतीय नागरिकों को 5 खेप में स्वदेश लाया जाएगा, जिसकी कल से शुरुआत हुई है। रियाद से अगली उड़ान 10 मई को दिल्ली के लिए होगी। तीसरी उड़ान 12 मई को दम्म से कोच्चि के लिए होगी। लगभग 750 भारतीय कल मालदीव की राजधानी माले से स्वदेश के लिए रवाना हुए। ये लोग नौसेना के जलपोत जलाश्व के जरिए कोच्चि बंदरगाह पहुंचे। नौसेना का एक अन्य जहाज मगर अगले सप्ताह माले से करीब 1300 भारतीयों को लेकर तूतीकोरिन लौटेगा। स्वदेश लौटने वालों में रोगियों, वहां गए पर्यटकों, गर्भवती महिलाओं और उन श्रमिकों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनकी नौकरी चली गई है। देश में कोविड-19 से अब तक कुल 16,540 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और रोगियों के ठीक होने की दर 29.36% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के 216 जिलों में अब तक संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। 42 जिलों में पिछले 28 दिनों में एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ। 29 जिलों में पिछले 21 दिनों में संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया। अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से लौटने वाले लोगों या उनके संपर्क में आए लोगों या संदिग्ध मामलों या संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों को होटलों, सर्विस अपार्टमेंट्स और लॉज जैसे निजी केंद्रों में आइसोलेट करने या क्वारंटीन करने के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कल घोषणा की है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई लॉकडाउन के कारण स्थगित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच करवाएगा। श्री निशंक ने ये जानकारी वीडियो संदेश के माध्यम से दी। उत्तर पूर्व दिल्ली में हिंसा के कारण परीक्षाओं में न बैठ सकने वाले विद्यार्थियों की 10वीं कक्षा की परीक्षा भी करवाई जाएगी। इस बारे में सीबीएसई जल्द ही विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $50 करोड़ की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के साथ इस बैंक का पहला समझौता है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस सहयोग से देश के सभी राज्यों में संक्रमित लोगों, संक्रमण की आशंका वाले लोगों, चिकित्सा और आपात कर्मियों तथा सेवा प्रदाताओं, चिकित्सा और जांच केंद्रों तथा राष्ट्रीय और पशु स्वास्थ्य केंद्रों की जरूरतें पूरी होंगी। आर्थिक कार्य विभाग में अपर सचिव समीर कुमार खरे ने बताया कि बैंक की सहायता से सरकार को कोरोना संकट का मुकाबला करने और देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम को बेहतर बनाना और संक्रामक रोग वाले अस्पतालों का जीर्णोद्धार भी संभव होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार दोस्तों, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया आकाशवाणी के सहयोग से आप लोगों के लिए प्रस्तुत करता है सुनो कहानी। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर आएंगे। ये कहानियाँ इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बांग्ला, तेलुगु, पंजाबी, बहुत सारी भारतीय भाषाओं में होंगी। तो फिर इंतज़ार किस बात का? आज की कहानी शुरू करें। प्यारे दोस्तों, मैं दिव्यक रमेश हूँ। मैं एक लेखक हूँ। शायद आप में से कुछ ने मेरा नाम सुना भी हो, मेरी रचनाएं भी पढ़ी हों। मैं बच्चों के लिए कविताएं भी लिखता हूँ, कहानियां भी, नाटक भी और भी बहुत कुछ। पर यह मानता हूँ कि जो बच्चों के लिए लिखता हूँ वो बच्चों के लिए तो होता ही है, लेकिन हर आयु के आदमी के लिए होता है। और अगर उसे सब पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ सबका ही लाभ होगा और मनोरंजन भी होगा। मेरी कहानियों का एक बहुत ही दिलचस्प या कहूँ कि मेरा अपना प्रिय पात्र है लूलू। अब ये लूलू नाम जो है वो आपको अजीब लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। तो लूलू की एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ और कहानी का शीर्षक है लूलू की सनक। अब लूलू अपना हर काम बहुत खुशी खुशी करता था, इसीलिए सब उसकी प्रशंसा करते थे और माँ भी खुश होती। और खुशी के मारे माँ की तो आंखें ही छलछला उठती। वो सोचती कि भगवान की कितनी कृपा है कि मुझे लूलू जैसा बेटा दिया। लूलू को सब प्यार करते। लूलू की अब जेब खर्ची भी अच्छी खासी मिलती, टोका टोकी भी कम होती और लूलू भी खुश हो जाता। सब कुछ ठीक चल रहा था। पता नहीं कैसे लूलू को चिप्स खाने की लत लग गई। जब देखो तब वह चिप्स ही खाता, चिप्स की टोह में ही लगा रहता। जेब खर्ची भी चिप्स पर ही खर्च कर देता। माँ बड़ा अच्छा अच्छा खाना बनाती, पर लूलू को तो उसे देखने तक का मन ही नहीं करता। उसे तो बस हर वक्त चिप्स की रट लगी रहती, और वह भी मसालेदार चिप्स। माँ समझाती, पर क्या करती, हार कर उसे चिप्स ही देने पड़ते। कुछ खाए तो शायद ठीक हो जाए। कुछ दिन तो ऐसा चला, लेकिन माँ की चिंता बढ़ती गई। एक दिन माँ ने लूलू को समझाने की कोशिश की। देख लूलू, मैं तुझे चिप्स खाने से रोकती नहीं, पर हर वक्त चिप्स खाना सेहत के लिए ठीक नहीं। सब कुछ खाना चाहिए, क्योंकि हर चीज में गुण होते हैं। लूलू सुनता, पर माँ की बातों को बस उपदेश समझता और अनसुनी कर देता। माँ तो बहुत ही परेशान रहती, हर वक्त सोच में पड़ी रहती, क्या करूं, कैसे समझाऊं लूलू को। और लूलू था कि जैसे तैसे रोकर झगड़कर प्यार से बस चिप्स ही मांगता रहता। लंच के लिए भी, सुबह के नाश्ते के लिए भी, रात के खाने के लिए भी। माँ कहती, देख लूलू, कितने प्यार से बनाया है मैंने तुझे, तेरे लिए खाना, तो खाकर तो देख, न अच्छा लगे तो मत खाना। पर लूलू के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वो माँ की बातों को अनसुनी कर देता। माँ ज्यादा कहती तो रूठ जाता। उसे तो बस चिप्स ही चाहिए थे। उसे पता ही नहीं था कि उसकी सेहत पर उसका कितना बुरा असर पड़ता है। माँ बहुत परेशान हो गई। एक दिन स्कूल से भी शिकायत आ गई। लिखा था कि लूलू अपने चिप्स खाकर और बच्चों के भी चिप्स चट कर जाते हैं, क्योंकि कभी कभी और बच्चे भी चिप्स ले आते थे। कभी कभी तो चुरा कर और छीन करके भी खा जाता था। अब तो माँ को बहुत ही परेशानी हुई। वह टीलू की माँ के पास गई। टीलू वही जो लूलू का दोस्त भी था। टीलू की माँ को लूलू की माँ ने सारी बात बताई। टीलू की माँ भी चिंता में पड़ गई, पर थोड़ी देर सोचती रही और कुछ ही देर बाद वो मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में चमक भी आ गई
लूलू की माँ समझ गई कि टीलू की माँ को जरूर कोई तरकीब सूझ गई है। बात सही भी थी। टीलू की माँ ने लूलू की माँ के कान में वह तरकीब बता दी। सुनकर लूलू की माँ बड़ी खुश हुई। अगले दिन लूलू की माँ भी लूलू के साथ उसके स्कूल गई। अकेले में टीचर जी से मिली। उन्होंने टीलू की माँ को, यानी टीलू की माँ की जो तरकीब थी, वो टीचर जी को भी बता दी। टीचर जी भी खुश हो गई, क्योंकि टीचर जी भी तो परेशान थी ना, ये देख के कि लूलू हर वक्त चिप्स ही खाता रहता है। लंच का समय हुआ। लूलू ने अपना टिफिन बॉक्स खोला। यह क्या? वह तो खाली था। उसमें तो एक भी चिप्स नहीं था। लूलू का माथा चकराया। उसे अच्छी तरह याद था कि उसकी माँ ने तो उसे ढेर सारे चिप्स दिए थे। उसने खाए भी नहीं। फिर कहाँ गायब हो गए? उसने सोचा जरूर किसी ने चुराए हैं। उसने देखा कि टीचर जी अपना लंच खा रही थी। वह टीचर जी के पास गया और कहा, टीचर जी, मेरा टिफिन तो खाली है, मेरे चिप्स गायब हो गए हैं, किसी ने चुराए तो नहीं? टीचर जी ने सबसे पूछा, क्यों भाई, किसी ने लूलू के चिप्स चुराए तो नहीं? बच्चे बड़े हैरान थे। उन्होंने कहा, टीचर जी, हम तो कभी कभी चिप्स लाते हैं, उन्हीं को लूलू चुरा लेता है। हम क्यों चुराएंगे लूलू का चिप्स? हम तो अपना अपना लंच खा रहे हैं। सुन लिया लूलू? मैडम ने कहा। लूलू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर भूख थी कि उसे तड़पा रही थी। वह बहुत बेचैन हो रहा था। उसने टीचर से फिर कहा, टीचर जी, मैं क्या करूं? मुझे बहुत भूख लगी है। टीचर ने कहा, लूलू, मैं भी क्या करूं? तुम तो चिप्स ही खाते हो, उसके सिवा कुछ खाते नहीं हो। मेरे पास तो गोभी का पराठा है, मैं तो यही दे सकती हूं, पर क्या करूं, तुम तो खाओगे नहीं। गोभी का पराठा देखकर लूलू ने एक बार तो नाक और भौं से कोड़ ली और कहा, टीचर जी, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो चिप्स ही खाऊंगा। टीचर जी ने कहा, तो लूलू, अब मैं क्या कर सकती हूँ? किसी के पास भी चिप्स नहीं है जो तुम्हें लेकर दे दूं। जब लूलू से नहीं रहा गया तो लूलू ने कहा, अच्छा टीचर जी, मुझे गोभी का पराठा ही दे दो। टीचर जी ने दे दिया। यह क्या? जैसे ही पराठा खाया उसे तो मजा आ गया। उसने कभी सोचा तक नहीं था कि पराठा इतना स्वादिष्ट हो सकता है। कितनी बार तो उसकी माँ ने गोभी का पराठा खिलाने की कोशिश की थी, पर वह तो मुंह तक नहीं लगाता था। उसको कहाँ पता था कि आज वाला गोभी का पराठा भी उसकी माँ ही चुपके चुपके टीचर जी को देके गई थी। टीचर जी देख रही थी कि लूलू बड़े मजे से पराठा खा रहा था और अंदर अंदर खुश हुई कि हमारी तरकीब सफल हो गई। अब लूलू पहुंचा घर। घर जाते ही पता है बस्ता रखने के बाद माँ से क्या कहा? माँ से कहा, माँ, कल से मैं चिप्स नहीं ले जाऊंगा, मुझे गोभी का पराठा ही देना। अब मैं हर रोज हर वक्त बस गोभी का पराठा ही खाऊंगा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है वो तो। माँ ने खुश होकर कहा, ठीक है, अब तुझे मैं गोभी का पराठा ही दूंगी, लेकिन ये गोभी के पराठे की बात आई कहाँ से? तब लूलू ने स्कूल की सारी बात बता दी। माँ को भी अच्छा लगा कि टीलू की माँ की बताई तरकीब काम में आ गई। अब उस दिन से माँ गोभी का पराठा बनाती और लूलू गोभी का पराठा ले जाता। माँ कुछ और बनाती तो लूलू कहता, नहीं माँ, मुझे तो बस गोभी का पराठा ही खाना है। अब तो माँ ने सोचा, ये कैसा है मेरा लूलू, चिप्स छोड़ा तब गोभी के पराठे के पीछे पड़ गया। लेकिन तभी टीलू की माँ की तरकीब फिर याद आ गई। अब अगले दिन गोभी का पराठा लेके गया लूलू। कहाँ? स्कूल में। लंच का समय हुआ, सब लंच खाने लगे, टीचर भी। लूलू ने भी अपना टिफिन बॉक्स खोला। यह क्या, वहाँ पराठा था ही नहीं। अब तो लूलू बहुत उदास हो गया। पहुंचा टीचर जी के पास। टीचर जी, मेरा लंच बॉक्स तो खाली है, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा गोभी का पराठा।
माँ ने तो मेरे सामने रखा था। टीचर जी ने कहा, है ये क्या हुआ? पर लूलू, आज तो मेरे पास गोभी का पराठा नहीं है। टीचर जी ने और बच्चों से पूछा और बच्चों ने भी कहा, मैम आज तो हम भी नहीं लाए। लूलू तो बहुत दुखी हो गया। टीचर जी ने कहा, लूलू मेरे पास तो ये दाल और रोटी है। लूलू ने कहा, लेकिन टीचर जी ये तो मैं खाता ही नहीं हूँ, मुझे तो बस गोभी का पराठा ही चाहिए। टीचर जी ने कहा, तो मैं क्या करूँ अब? लूलू बैठ गया, लेकिन पेट में चूहे तो कूदने थे, सो कूदने लगे। जब भूख ने बहुत सताया तो फिर आया, टीचर जी चलो रोटी और दाल ही दे दो। टीचर जी ने दे दिया। लूलू ने खाया और खाते ही उसको फिर बहुत मजा आया और बोला, टीचर जी दाल रोटी इतनी अच्छी होती है, इतनी स्वादिष्ट, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। बस मैं अब दाल रोटी ही खाऊंगा। और टीचर जी मन ही मन हंसी, क्योंकि टीचर जी को पता था कि दाल रोटी भी चुपके से माँ ही दे गई थी। पहुंचा घर लूलू, रखा बस्ता और बोला, माँ माँ आज से बस मैं दाल रोटी ही खाऊंगा, अब मुझे बस दाल रोटी ही दिया करो। माँ ने भीतर ही भीतर सोचा, कैसा खपती है मेरा बेटा, पूरा सनकी है, पर बोली कुछ नहीं, क्योंकि तरकीब तो काम आ रही थी ना। बोली, ठीक है मैं तुझे दाल रोटी ही दे दिया करूंगी। माँ ने दाल रोटी देनी शुरू की, लेकिन जब अलग चीज़ बना के दी तो लूलू का वही जवाब था, नहीं माँ, मालूम है ना अब मैं कुछ नहीं खाता सिवाय दाल रोटी के, मुझे बस दाल रोटी ही चाहिए। तो क्या हुआ सोचो जरा, वही हुआ जो होना था, वही तरकीब फिर काम आई। फिर लूलू ने अपना लंच बॉक्स खोला, फिर दाल रोटी गायब। फिर लूलू गया टीचर जी के पास, फिर वही बात कही उदास होकर, टीचर जी मैं क्या करूं, मेरे लंच बॉक्स में तो कुछ भी नहीं है। और टीचर जी ने कहा, मैं भी क्या करूं लूलू, मेरे पास तो आज सैंडविच है और बच्चों के पास भी कुछ नहीं है, अब तो क्या करेगा? टीचर जी ने कहा। तो लूलू ज़्यादा ही उदास हो गया, थोड़ी देर तो रुका, फिर कहा, ठीक है टीचर जी सैंडविच ही दे दो। और फिर क्या हुआ, खाया सैंडविच लूलू ने, और खाते ही क्या हुआ, मज़ा आ गया और बोला, अरे सैंडविच इतना मज़ेदार होता है, अब से मैं बस सैंडविच ही खा। अभी पूरा वाक्य नहीं कहा, पर लूलू को हंसी आ गई। कहना तो ये चाहता था ना वो कि अब से मैं बस सैंडविच ही खाऊंगा, लेकिन बीच में ही उसको जो समझ आई तो उससे खुद ही हंसने लगा। उसकी हंसी छूटी तो टीचर को भी हंसी आ गई, टीचर हंसी तो बच्चे भी खिलखिला उठे, और अब तो लूलू भी खुलकर हंस पड़ा। हंसी थमी तो टीचर बोली, लूलू लगता है बात तुम्हारी समझ में आ गई है, दुनिया में एक से एक अच्छी चीज है खाने की, सबका अपना अपना स्वाद है, सबके अपने अपने गुण हैं। तुम एक ही चीज के पीछे पड़े रहोगे और दूसरी चीजें खाने की कोशिश भी नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा दूसरी चीजें कैसी हैं? सब कुछ खाने से ही अच्छी सेहत भी तो बनती है। देखो अब तुम पहले से ज्यादा ताकतवर भी हो गए हो। पता नहीं लूलू को टीचर की बात कितनी समझ में आई, पर उसे यह जरूर पता चल गया था कि उसे रोज रोज एक ही चीज खाने की जिद नहीं करनी चाहिए, चोरी करके या छीन कर भी नहीं, सब चीजें खानी चाहिए जो भी माँ दे। माँ हमेशा अच्छी चीजें ही देती है, सब चीजें बहुत मजेदार होती है। ये बातें लूलू ने अपने एक दोस्त को भी बताई थी चुपके से, और तभी मैंने सुन ली थी और ये कहानी लिख दी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डॉक्टर गीता खन्ना, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं और समर्पण सोसाइटी की अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर खन्ना, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस दौरान बच्चों की सेहत का किस तरह से ख्याल रखें अभिभावक। ये सबसे ज़रूरी है कि एक लंबी अवधि में जब हमारे बच्चे लॉकडाउन में हैं तो हम उनको एक
रचनात्मक तरीके से इन्वॉल्व रखें, कुछ ना कुछ उनसे कराते रहें ताकि जो उनकी एनर्जीज हैं वो ठीक जगह पर और ठीक तरह से चैनलाइज हों। म्यूजिक, आर्ट, क्राफ्ट, उन सब से उनके अंदर की रचनात्मकता को बाहर लाएं। इस समय आइसोलेशन में रह के फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि खासतौर पे उन परिवारों में जो छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, इंडोर लंबे समय तक रखने से बच्चों को बहुत बड़ा एक मानसिक आघात भी उनकी एक्टिविटी को कर्टेल करने से है। स्कूल नहीं जा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि वो टेलीफोन और टीवी के अलावा कुछ ऐसा करते रहें जिससे ये एक्सपीरियंस उनके लिए एक लाइफ टाइम में याद रखने योग्य बात हो जाए कि हमने उस समय पे ये नया सीखा, ये नया करा, और वो जो उपलब्धि है वो उनके अंदर किसी भी अवसाद को बैठने से रोकेगी। डॉक्टर गीता खन्ना, इसमें जो प्रशासन है और जो सरकार है उसके साथ किस तरह से समन्वय आप स्थापित कर रही हैं? देखिए, शासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, किंतु ये डिफिकल्ट टाइम्स हैं, उनके पास भी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। तो कुछ शासन के साथ हमारा सहयोग और समन्वय बना हुआ है, टेलीफोनिकली ज्यादातर हो रहा है, पर बाकी की कुछ चीजें जो हमें नहीं भी मिल पा रही, तो ये हम लोग खुद से इस टाइम पे प्रोक्योर करके अपने स्टाफ को और लोगों में दे रहे हैं। अब तक हम 5,766 घरों में घर घर जाके सर्वे कर चुके हैं और हाई रिस्क एरियाज में मैपिंग का काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आज से एक टीम बना रहे हैं, प्रशासन एक टीम बना रहा है जिसमें 8 लोग होंगे और उनको एक इलाका दे दिया जाएगा जो गहन मॉनिटरिंग करेंगे फॉर सर्वेलेंस। उसमें से एक टीम हमारे समर्पण की है। डेली जो रिपोर्ट आती है कि कितने क्वारंटाइन हुए, क्या स्टेटस है, कितनी पॉजिटिविटी है, इस टीम में भी समर्पण योगदान दे रहा है। तो ये तो हमारा हेल्थ फ्रंट का है। डॉक्टर गीता खन्ना, हम जानना चाहेंगे कि आपने बताया आप मलिन बस्तियों में काम कर रही हैं और आपने ऐसे बच्चे जो घर से भागे हुए हैं या जिनका कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे, उनको भी आपने संरक्षण दिया हुआ है। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में किस तरह से उनको जागरूक कर रही हैं और हमारे तमाम श्रोता जो इस समय सुन रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जिस तरह से भारत ने एक बहुत अधिक जनसंख्या वाले देश होते हुए जिस तरह की सफलता पाई है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में श्री मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने समय से सोच समझ के बहुत टाइम से एक ऐसा फैसला लिया जिससे फलस्वरूप हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और इस लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने से बहुत कुछ हम वो पा पाएंगे जो विकसित देश, संसाधन संपन्न देश, जिनकी हेल्थ फैसिलिटी का डंका है, वो जो नहीं कर पाए वो हम कर पाए हैं। और इस सब में हमारी जनता की सहभागिता, हमारे लीडरशिप का एक दूरदर्शी विजन और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, और खास तौर पे जो मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी वो है हमारे पुलिस कर्मियों का। हर रैंक और फाइल जुटी है वो हमारे पुलिस कर्मी हैं जो कि सहायता भी दे रहे हैं, डांट भी लगा रहे हैं, समझा भी रहे हैं और दिन रात एक करके हम सबको घरों के अंदर महफूज बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, हाथ धोने की प्रक्रिया, और साथ ही में बच्चे हों या बड़े हों, कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने वाले, प्रतिरोधक क्षमता जिनसे बढ़ती है, जैसे कच्ची हल्दी, तुलसी का पानी, कुछ नट्स और हरी पत्तेदार सब्जियां और योगाभ्यास, अगर हम इन सब का अनुपालन करेंगे तो भारत कोविड-19 की रोकथाम में विश्व में एक मिसाल बन के उभरेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है कि जो सफलता हमने अब तक पाई है, अगर हमारी जनता, हमारे लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो भी डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन उसी खूबसूरती से करते रहेंगे जैसा कि अब तक किया है, तो हम एक मिसाल बन के उभरेंगे। और सारी दुनिया इस समय भारत की तरफ देख रही है कि कैसे अपने पुराने संस्कार और मान्यताओं के बलबूते पे इतना ज्यादा पॉपुलस कंट्री जिसके बहुत सीमित स्वास्थ्य संसाधन हैं,
वो कोरोना से इतनी अच्छी लड़ाई लड़ रहा है। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक कविता जो हमें भेजी है हरियाणा से कवित्री बीना कौशिक ने। अपनी कविता के माध्यम से ये लॉकडाउन में सबका हौसला बढ़ा रही हैं। कश्मकश सी जिंदगी आज फिर हैरान है, बेबसी की राहों पर खुद से ही अनजान है। कुछ पल अतीत के समेटे थे कभी जो फुर्सत में, आज वही सारे बचे हैं, बस जीने का सामान है। एक शून्य है आज, एक शून्य है आज, सिर्फ आता नजर जो सामने। चक्रव्यूह सा लगता है जैसे अभिमन्यु को मैदान में। कैसे तोड़े इसे, कैसे तोड़े इसे, एक बार वही प्रश्न है सबके सामने। युग नया है, युद्ध नया है, युग नया है, युद्ध नया है, अस्त्र शस्त्र भी नए नए हैं और शत्रु की सेना भी अदृश्य है इस युद्ध के मैदान में। एक बदहवास मजदूर हिम्मत का गांडीव लिए जब पलायन करता है वो अपने ही गांव में। रिश्ता तलवों से खून पर वो लड़ता जीवन की हर सांस से इस युद्ध के मैदान में। बस जीतना है, बस जीतना है रण उसे, जिद यही हर हाल में। रेंगती है जिंदगी और लक्ष्य बड़ा है सामने। पर हौसलों के आज सबके, पर हौसलों के आज सबके, तरकश में जो बाण है, कवच धारण सब्र का कर, कवच धारण सब्र का कर, और युद्ध कर ख्वाहिशों से। तू वीर है, शूरवीर है, इस नए युग का योद्धा है। क्या हुआ, क्या हुआ जो तू अगर माना के एक इंसान है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हम इंतजार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।